सोचिए, आपकी बहन या बेटी के लिए रिश्ते की बात चल रही है। वो लड़के वाले आपकी बेटी की फ़ोटो दिखाकर शहर में ये जानने की कोशिश करे कि क्या ये लड़की बलात्कार की शिकार हुई थी, तो आप पर क्या गुजरेगी? जी हाँ दोस्तों, यह एक सच्चाई है जिसके पीछे एक खौफनाक कहानी है। दरिंदगी और हैवानियत के इस खेल की शुरुआत 1990 की शुरुआत में हुई थी। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े लोगों ने एक ऐसे घिनौने काम को अंजाम दिया था जिसे सुनकर आप गुस्से से तड़प उठेंगे। जब इस जुर्म को अंजाम दिया जा रहा था, तब भी सभी ने आंखें बंद करके नाइंसाफी होने दी थी, और आज भी इस घिनौनी घटना को लोगों से छुपाने की कोशिश की जाती है। शायद आप भी इस घटना के बारे में नहीं जानते होंगे। यह कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि आज़ाद भारत के इतिहास में अंजाम दी गई सबसे बड़ी बलात्कार की घटना थी। चंद लोगों ने मिलकर दो चार नहीं, बल्कि 250 से ज़्यादा लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया था। शिकार बनने वालों में मामूली ड्राइवर से लेकर आला अफसर तक की बेटियां शामिल थी। तो आखिर यह सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कैसे लड़कियां शिकार बनती चली गई, और इसको अंजाम देने वाले कौन लोग थे, और उनके साथ क्या हुआ? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज आपको वह सच जानना चाहिए जिस पर हमेशा पर्दा डालने की कोशिश की गई है। इस खेल को शुरू किया था अजमेर के सबसे अमीर और सबसे बड़े घरानों में गिने जाने वाले चिश्ती परिवार के कुछ लड़कों ने। चिश्ती परिवार वही है जो अजमेर शरीफ दरगाह की देखभाल करते हैं, यानी दरगाह के खादिम में से हैं। इस परिवार के फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती का रुतबा उन दिनों शहर में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। यह लोग उस जमाने में संजय दत्त की स्टाइल की कॉपी करके दिन भर शहर में मटर गश्ती किया करते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो यह भी खूब होती थी। इनके साथ इनके दोस्तों का पूरा गैंग दिन भर शहर में यूं ही घूमता रहता था। वैसे तो ये एक धार्मिक परिवार से आता था, मगर फारूक चिश्ती ने राजनीति में करियर बनाने का फैसला किया था। इसी सिलसिले में फारूक पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है और फिर बहुत जल्द अजमेर कांग्रेस युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन जाता है, जबकि नफीस जिला उपाध्यक्ष बनता है। और इसी कांड का एक और आरोपी सैयद अनवर चिश्ती ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाता है। भले ही इन लोगों का राजनीतिक पद बहुत बड़ा नहीं था, मगर ये जिस चिश्ती परिवार से आते थे उसकी राजनीतिक पकड़ बहुत ज़्यादा थी। बड़े बड़े आला अफसर इन लोगों के हुक्म पर अपना सर झुकाते थे। मंत्री से लेकर सांसद और विधायक तक इन लोगों की खिदमत में लगे रहते थे। अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से फारूक चिश्ती आसपास के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के बीच भी चर्चा का विषय बना रहता था। इसी दौरान सोफिया स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की एक दिन अपने दोस्त से कहती है कि मुझे गैस कनेक्शन लेना है। इसके अलावा मुझे कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन करनी है ताकि मैं राजनीति में आगे बढ़ सकूं। सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल उस दौर में अजमेर के सबसे बेहतरीन गर्ल्स स्कूल में गिना जाता था। यहाँ शहर के अधिकतर अमीर घरों की लड़कियां पढ़ती थी। यह वह समय था जब मामूली गैस कनेक्शन के लिए भी अफसरों से लेकर मंत्री तथा सांसदों तक की सिफारिश करवानी पड़ती थी। इसलिए लड़की ने जिस दोस्त से गैस कनेक्शन वाली बात कही थी, वह कहता है, अगर हम मिलकर फारूक चिश्ती से बात करें तो तुम्हें गैस कनेक्शन भी दिलवा देगा और पार्टी में भी तुम्हें जोड़ लेगा। चूँकि उस लड़की ने भी फारूक चिश्ती के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। ऊपर से फारूक और उस लड़की की दोस्त की जान पहचान भी थी, इसलिए वह फारूक चिश्ती से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। मिलने के बाद फारूक से गैस कनेक्शन और पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोलती है। सभी बातें सुनने के बाद फारूक चिश्ती कहता है, कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हें गैस कनेक्शन मिल जाएगा, साथ ही तुम्हें कांग्रेस पार्टी में भी जगह दे दी जाएगी। इसी के कुछ दिनों बाद फारूक उस लड़की को सैयद अनवर चिश्ती से मिलवाता है, जो कि उस लड़की से गैस कनेक्शन के लिए फॉर्म भरवाता है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक दिन वह लड़की स्कूल से पढ़कर वापस घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसके पास आकर एक मारुति वैन रुकती है। गाड़ी के रुकते ही लड़की ने पहचान लिया कि गाड़ी में फारूक चिश्ती के ही दोस्त मौजूद हैं। वह लोग लड़की से कहते हैं कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आगे ड्रॉप कर दूंगा। क्योंकि लड़की उनसे पहले भी मिल चुकी थी, इसलिए लड़की उनके साथ चलने की हामी भरते हुए गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी अभी आगे बढ़ी ही थी कि मेन रोड छोड़कर दूसरी तरफ बढ़ जाती है। लड़की को जब शक होता है तो वह पूछती है कि मुझे तो घर जाना था, पर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इस पर वह लोग कहते हैं कि दरअसल भाई ने तुम्हें कुछ ज़रूरी काम से मिलने के लिए फार्म हाउस पर बुलवाया है। इसके बाद वो लोग उस लड़की को लेकर फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पर चले जाते हैं।
अब यहाँ जो उस लड़की के साथ होता है उसे जानकर आपका कलेजा दहल जाएगा। लड़की के फार्म हाउस आते ही फारूक चिश्ती ने उसका बलात्कार किया और इसी दौरान उस लड़की की नग्न तस्वीरें भी खींची गई। लड़की को इन लोगों ने कहा कि अगर इस बारे में तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हें तुम्हारे परिवार समेत खत्म कर देंगे। इसके अलावा हमने जो तुम्हारी तस्वीरें खींची हैं उनके पोस्टर बनवाकर पूरे शहर में लगवा देंगे, फिर तुम कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इन सब से लड़की बहुत ज़्यादा डर गई और चुपचाप घर चली गई। उसने अपनी आपबीती किसी को भी नहीं बताई। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि एक बार फिर से स्कूल जाने के क्रम में ही फारूक चिश्ती के गुर्गे उस लड़की को फिर से रोकते हैं और फिर से उसे फार्म हाउस पर लेकर आते हैं। इस बार कई और लोग मिलकर उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं और अंत में उसे उसी की नग्न तस्वीरें दिखाते हैं जो कुछ दिनों पहले ही ली गई थी। तस्वीरें दिखाने के बाद वह लोग उस लड़की से कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि यह तस्वीर हम तुम्हें वापस कर दें या इसे जला दें तो बदले में तुम्हें हमारे पास अपनी एक सहेली को लेकर आना होगा। इतना सुनते ही लड़की इनके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगने लगी, मगर इन दरिंदों पर कोई असर नहीं हुआ। इन लोगों ने लड़की को यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम अपनी किसी सहेली को लेकर नहीं आई तो तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे पड़ोसी में बांट देंगे। अब लड़की के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह रोज की तरह स्कूल जाना शुरू कर देती है और एक दिन अपने सहेली को किसी बहाने से फारूक चिश्ती के पास लेकर आ ही जाती है। फारूक चिश्ती और उसके गुर्गे इस लड़की का भी बलात्कार करते हैं और उसकी भी तस्वीर खींच लेते हैं और फिर इस लड़की को भी उसी तरह धमकाया जाता है। इस दूसरी लड़की को भी एक नई लड़की लाने को कहा जाता है और बस यहीं से यह सिलसिला चल पड़ता है। लड़की आती रही, उनका बलात्कार होता रहा, तस्वीरें खींची जाती रही और उससे उन्हें ब्लैकमेल करके नई नई लड़कियों को यह दरिंदे अपने पास मंगवाते रहे। देखते ही देखते पीड़ित लड़कियों की संख्या दर्जनों से सैकड़ों में पहुंच गई। हालांकि जब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो इनमें से दो लड़कियों ने हिम्मत करके एक पुलिस कांस्टेबल को जानकारी दी। सब कुछ जानने के बाद पुलिस कांस्टेबल ने अपने आला अधिकारियों को इस बारे में बताया। शुरुआती जांच में ही इस बात के संकेत मिल गए कि बड़े पैमाने पर लड़कियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। शायद तभी पुलिस कुछ एक्शन ले लेती तो यह सिलसिला रुक सकता था। मगर जब जांच में सामने आता है कि इस कांड में तो शहर के सबसे रसूखदार और दरगाह से जुड़े चिश्ती परिवार के लड़के शामिल हैं, तो पुलिस वाले इस मामले को वहीं दबाकर दफा दफा कर देते हैं। इसके बाद तो दरिंदों की दरिंदगी और भी बढ़ जाती है। पहले लड़की सिर्फ फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पर लाई जाती थी, मगर अब लड़कियों को नई नई जगह पर भेजा जाने लगता है। अब एक ही दिन में एक ही लड़की के साथ कई कई लोग बलात्कार करते थे। दोस्तों, ये वो समय था जब स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरे आम नहीं थे। फ़ोटो पुराने ज़माने के रील वाले कैमरे से लिए जाते थे, फिर इस रील से फ़ोटो निकालने के लिए लैब में भेजा जाता था। फारूक चिश्ती की दोस्ती महेश लुधानी नाम के एक कलर लैब वाले से थी। लड़कियों की जो भी नग्न तस्वीरें खींची जाती थी वह रील साफ करने के लिए इसी महेश लुधानी के लैब में भेजी जाती थी। शुरुआत में तो यह काम गुपचुप तरीके से करके फ़ोटो फारूक चिश्ती के पास पहुंचा दी जाती थी, मगर जैसे जैसे लड़कियों की तादाद बढ़ गई फ़ोटो वालों का भी काम बढ़ गया। इसके अलावा लैब में काम करने वाले लोगों ने भी मौके का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। वह लोग चुपके से उस फोटो की कॉपी बनाने लगे और उन्होंने अपना एक अलग ही गंदा खेल शुरू कर दिया। दरअसल अब खुद ही ये लोग पुरानी पुरानी तस्वीरें निकाल कर पीड़ित लड़कियों तक जाने लगे और लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह लड़कियों से या तो पैसे लेते थे या फ़ोटो वापस करने के बदले में लड़की का बलात्कार करते थे। धीरे धीरे फ़ोटो लेब वालों की दरिंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने लड़कियों की फ़ोटो की दर्जनों कॉपी बनाकर बेचना शुरू कर दिया। अब जो भी व्यक्ति लड़कियों की तस्वीर खरीदता था खुद ही लड़की से कांटेक्ट करता था और फिर वही ब्लैकमेलिंग और बलात्कार का खौफनाक खेल शुरू हो जाता था। कुल मिलाकर लड़की, फ़ोटो, ब्लैकमेल और बलात्कार, इसका एक ऐसा जाल बिछ गया था कि उसमें अजमेर शहर की लड़कियां उलझती जा रही थी। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। जिसके भी हाथ लड़कियों की फ़ोटो लगती थी वह उन्हें ब्लैकमेल कर
उनके साथ बलात्कार करता था। अब बड़े पैमाने पर लड़कियों को पार्टी में बुलाया जाता था, जहां पर एक साथ कई कई लोग लड़की का रेप करते थे। इन पार्टियों में बड़े बड़े घरों के लड़कों के अलावा लोकल नेता भी शामिल होते थे। यह सब कुछ पूरे धड़ल्ले से सिर्फ इसलिए चल रहा था क्योंकि लोगों को भी पता लग गया था कि पूरे कांड की जानकारी प्रशासन को भी है, लेकिन चिश्ती परिवार के इस कांड में शामिल होने की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कथित तौर पर अब तक 200 से 300 लड़कियों को फारूक और उसके गुर्गे अपना शिकार बना चुके थे। वहीं पहले जहां अधिकतर लड़कियां सिर्फ सोफिया स्कूल की थी, अब सावित्री स्कूल की लड़कियों को भी लोगों ने अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। 1990 से शुरू हुआ यह गंदा खेल 1992 में भी जारी था। इस गंदे खेल की जानकारी स्थानीय पत्रकारों, पुलिस वालों तथा राजनेताओं को भी हो गई थी, मगर उनमें से कोई भी लड़कियों की मदद करने एवं इन दरिंदों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सामने नहीं आ रहा था। जिस लैब में लड़कियों की नग्न तस्वीरें रील से निकाली जाती थीं, वहाँ पर पुरुषोत्तम नाम का लड़का भी काम किया करता था। एक दिन पुरुषोत्तम देखता है कि उसका देवेंद्र जैन नामक एक पड़ोसी एक एडल्ट मैगजीन पढ़ रहा है। देवेंद्र को ऐसा करते देख पुरुषोत्तम कहता है कि यह तुम क्या देख रहे हो, यह तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें असल चीज़ दिखा सकता हूँ। यह सुनकर देवेंद्र जैन चौंक जाता है और कहता है कि असल चीज़ क्या है। इसके बाद पुरुषोत्तम देवेंद्र से डील करता है और डील के तहत लैब से लड़कियों की तस्वीर निकालकर देवेंद्र को देता है। तस्वीरों को देखकर देवेंद्र हैरान रह जाता है। ज़्यादातर तस्वीरें शहर में रहने वाली लड़कियों की थी। देवेंद्र समझ जाता है कि यह खेल बहुत बड़ा है और इसी के बाद वह इन तस्वीरों की और कॉपी बनवाता है, जिनमें से कुछ तस्वीरें उन दिनों अजमेर में छपने वाले हिंदी अखबार दैनिक नवज्योति को भेजता है। अब इस मामले में दैनिक नवज्योति अपने स्तर पर जांच शुरू कर देता है। जांच में पता चलता है कि शहर में एक ऐसा गैंग काम कर रहा है जो सोफिया सेकेंडरी स्कूल और सावित्री स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को पहले अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उसका बलात्कार करते हैं और फिर उनकी तस्वीर लेकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद दैनिक नवज्योति अखबार के संपादक दीनबंधु चौधरी ने अपने स्तर से दर्जनों सबूत इकट्ठे कर लिए। इसके बाद उन्होंने शहर के कई आला अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें इस स्कैंडल के बारे में बताया, मगर कोई भी फारूक चिश्ती और उसकी गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ज़्यादातर अधिकारियों ने इस मामले को यह कहकर दबाने की कोशिश करी कि बलात्कार की शिकार बनी ज़्यादातर लड़कियां हिंदू धर्म की हैं और बलात्कार को अंजाम देने वाले अपराधी में ज़्यादातर मुसलमान हैं। अगर इसका खुलासा हुआ तो शहर में दंगा भड़क सकता है। चूँकि 1992 का दौर बहुत ही नाजुक दौर था, देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर दंगे भी हो रहे थे और धार्मिक तनाव काफ़ी बड़ा हुआ था। कई अधिकारियों ने चिश्ती परिवार के रसूख और पकड़ को देखते हुए किसी तरह की कार्रवाई से इनकार कर दिया। कई महीनों तक दीनबंधु चौधरी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी, एक नेता से दूसरे नेता की चौखट पर भागते रहे, मगर किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। अंत में उन्होंने इस पूरी खबर को अपने अखबार में छापने का फैसला किया। इसी के बाद 22 अप्रैल 1992 को नवज्योति में उन्होंने अजमेर स्कैंडल पर एक विस्तृत खबर छापी। उम्मीद की जा रही थी कि इस खबर के छपने के बाद पुलिस मजबूरी में आरोपियों पर कार्यवाही करेगी, मगर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पुलिस ने अखबार में छपी खबर का खंडन करते हुए कहना शुरू कर दिया कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है, क्योंकि एक भी सबूत पेश नहीं किया गया है। इस खबर के छपने के बाद नवज्योति के लिए काम करने वाले पत्रकारों तथा संपादक को धमकियां मिलना शुरू हो गई। हर तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की जाती थी, मगर नवज्योति इस लड़ाई को किसी भी कीमत पर इंसाफ दिलाना चाहता था। इसलिए जब कहीं से किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो 15 मई 1992 को नवज्योति ने एक बार फिर से इस खबर को कवर किया, पर इस बार तस्वीरों के साथ खबर छापी गई। उन तस्वीरों में कई आरोपियों को साफ देखा जा सकता था, जबकि लड़कियों के चेहरे धुंधले कर दिए गए थे। इसके बाद
अगले दिन 16 मई 1992 को भी प्रमुखता से इस खबर को अखबार में छापा गया और दर्जनों लड़कियों की तस्वीरें धुंधली करके छापी गई, क्योंकि इस बार खबर सबूत के साथ छापी गई थी। इसलिए अजमेर की आम जनता सड़क पर उतर आई। पूरे अजमेर में गुस्से की लहर चल पड़ी। हर कोई जल्द से जल्द फारूक चिश्ती और गुर्गों के ऊपर कार्रवाई की मांग करने लगा। शहर में दंगे जैसे हालात बन गए। पहली बार अजमेर शहर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। विभिन्न संगठनों एवं राजनीतिक दल द्वारा 3 दिन का अजमेर बंद का ऐलान कर दिया। हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि अजमेर शहर के इतिहास में पहली बार प्रशासन द्वारा एनएसए लागू कर दिया गया। अब पुलिस के सामने आरोपियों पर कार्रवाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मगर पुलिस इतनी बेशर्मी से काम कर रही थी कि लोगों को गुस्सा एक बार फिर से फूटने लगा। पुलिस द्वारा कहा गया कि केवल अखबार में छपी खबर के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, बल्कि जब तक कोई भी आकर एफआईआर दर्ज नहीं करवाएगा हम कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। नवज्योति के अलावा इस खबर को स्थानीय स्तर पर ही छपने वाली न्यूज़पेपर लहरों की बरखा में भी प्रमुखता से छापा जाने लगा। इस अखबार को पत्रकार मदन सिंह चलाते थे। उन्होंने दिन रात इस केस पर काम करना शुरू कर दिया और हर दिन वो एक नए खुलासे करने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि मदन सिंह को धमकी मिलने लगी और एक दिन रास्ते में मारुति वैन में सवार 2 लोगों ने उन पर गोली से हमला किया, जिसमें एक गोली उनके हिप में आकर लगी। पर मदन सिंह ने पास के नाले में कूदकर अपनी जान बचाई और हमलावर वहां से भाग निकले। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मदन सिंह ने पुलिस को दिए बयान में हमलावर के नाम बताए, जो कि था कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल और उसका दोस्त सवाई सिंह, जो कि एक शूटर था। जिस अस्पताल में मदन सिंह का इलाज हो रहा था उसके बाहर सुरक्षा में कुछ पुलिस वाले भी तैनात कर दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ लोग अस्पताल में घुस गए और मदन सिंह को उनकी मां की आंखों के सामने गोलियों से भून दिया। मदन सिंह के हत्यारों को कोर्ट द्वारा सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। लेकिन हाल ही जनवरी 2023 में मदन सिंह के बेटे सूर्य प्रताप सिंह ने अपने पिता की हत्या का बदला लेते हुए सवाई सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। चलिए केस पर वापस आते हैं। सभी खुलासों के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एफआईआर का इंतजार कर रही थी, मगर लड़कियों को इस तरह से डराया धमकाया गया था कि कोई भी लड़की शिकायत दर्ज करवाने के लिए आगे नहीं आ रही थी। बाद में कई एनजीओ ने सामने आकर फोटो के आधार पर लड़कियों का पता लगाया और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए समझाना शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई और कुल 30 लड़कियां सामने आई। उन्होंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। इन लड़कियों को अलग अलग तरह से डराया धमकाया जाने लगा। नतीजा यह हुआ कि अंत में सिर्फ 2 लड़कियां ही शिकायतकर्ता के तौर पर बच गई और बाकी डर कर पीछे हट गई। केस में जितनी भी लड़कियों का नाम पीड़ित के तौर पर शामिल था, उनमें से ज़्यादातर के परिवार वालों ने शहर को तत्काल ही छोड़ दिया और वहाँ कई अनजान जगह रहने चले गए। पुलिस में कुछ एफआईआर हो गई थी। इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ी और गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू हुआ। 30 मई 1992 को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई। कमाल की बात यह है कि इस एफआईआर में नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती का नाम शामिल नहीं किया गया था। हालांकि आगे की जांच के बाद फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और सैयद अनवर चिश्ती को ही इस पूरे रेप कांड का मास्टरमाइंड बताया गया। जांच के बाद लगभग 250 पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने कोर्ट में पेश की, जिसमें 3 मास्टरमाइंड सहित 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। चार्जशीट में कैलाश सोनी, हरीश दुलानी, फारूक चिश्ती, इशरत अली, मोइजुल्ला उर्फ पुस्तन इलाहाबादी, परवेज अंसारी, पुरुषोत्तम उर्फ बबली, महेश लोधानी, अनवर चिश्ती, शमसुद्दीन, जहूर चिश्ती और नफीस का नाम शामिल था। इस मामले की सुनवाई की शुरुआत अजमेर सेशन कोर्ट से हुई। लगभग 6 साल की सुनवाई के बाद 18 मई 1998 को अजमेर सेशन कोर्ट ने 8 आरोपियों को लड़कियों का बलात्कार करने और उनका अपहरण करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सज़ा पाने वाले लोगों में मोइजुल्ला, परवेज अंसारी, इशरत अली, महेश लोधानी, कैलाश सोनी, अनवर चिश्ती, हरीश दुलानी,
तथा शमशुद्दीन शामिल था, जबकि इनमें से कुछ लोग फरार थे। फरार लोगों में मुख्य आरोपियों में से एक नफीस चिश्ती भी था, जिससे 2003 में गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे फरार अपराधी इकबाल भट्ट को 2005 में गिरफ्तार किया गया। सजा पाए लोगों ने सजा के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। पहले हाई कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को दी गई उम्र कैद की सजा को बहुत ज़्यादा सख्त बताते हुए सजा कम करने का फैसला किया और उन्हें सिर्फ 10 साल की सजा दी गई। इस केस का सबसे मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती इतना शातिर था कि उसने खुद को फर्जी मेडिकल कागज के आधार पर पागल घोषित करवा लिया। कोर्ट ने भी उसे सही मानते हुए शुरुआती ट्रायल में कोई सज़ा नहीं दी और उसे बरी कर दिया, मगर 2007 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। केस खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ मामले आज भी राजस्थान हाई कोर्ट में पेंडिंग थे। 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती को दी गई उम्र कैद की सज़ा को कम करते हुए यह कहते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दिया कि फारूक चिश्ती काफ़ी समय जेल में काट चुका है। इसी के बाद फारूक चिश्ती को जेल से रिहा कर दिया गया। आज के समय में एक भी आरोपी जेल में नहीं है, बल्कि सभी मज़े से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। कोर्ट रिकॉर्ड की बात करें तो सिर्फ 16 लड़कियों को ही पीड़ित बताया गया है, जबकि अलग अलग सोर्स से पता चलता है कि इन दरिंदों ने कम से कम 100 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि शिकार हुई लड़कियों की संख्या 300 से 500 तक भी हो सकती है। इतनी अधिक संख्या में शिकार होने के बावजूद कुछ ही लड़कियां कोर्ट तक आ सकें। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाने लगा। इसी कारण 6 लड़कियों ने बलात्कार के बाद एक के बाद एक आत्महत्या कर ली थी। तभी सोफिया स्कूल चर्चा में आया और इस केस की परत खुलने शुरू हुई। उस दौर में सोफिया स्कूल तथा सावित्री स्कूल में पढ़ने वाली ज़्यादातर लड़कियों ने इस केस के खुलासे के बाद स्कूल छोड़ दिया, तो कईयों ने शहर ही छोड़ दिया। हालात ऐसे हो गए थे कि अजमेर शहर की लड़कियों की शादी भी काफ़ी मुश्किल से हो रही थी। जो शादी करने के लिए राजी भी होता था, वह फ़ोटो के जरिए पता करने की कोशिश करता कि यह लड़की भी बलात्कार स्कैंडल की पीड़िता में शामिल थी या नहीं। जैसा कि अभी हमने बताया, इस केस के सभी आरोपी बरी हो चुके हैं या कुछ बेल पर बाहर हैं, जबकि इस केस की सुनवाई आज भी समय समय पर होती रहती है और इसी सिलसिले में गवाही देने के लिए अक्सर पीड़ित महिलाओं को कोर्ट तक आना पड़ता है। ऐसे ही दिसंबर 2022 में एक महिला को गवाही देने के लिए बुलाया गया। सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट में जज और वकील से रोते हुए कहा कि आप मुझे अब भी बार बार कोर्ट में क्यों बुला रहे हैं? अब तो 30 साल हो गए हैं। मैं अब दादी बन चुकी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरा भी अब परिवार है, मैं उन्हें क्या बताती रहूँ? महिला के इतना कहने के बाद पूरे कोर्ट परिसर में कई मिनट तक सन्नाटा पसर गया। किसी के पास महिला की इस बात का जवाब नहीं था। शायद इस केस की पीड़ित सैकड़ों महिलाओं को पहले ही अंदाजा था कि यहाँ इंसाफ की लड़ाई सजा से कम नहीं है, इसलिए तब वह पीछे हट गई। जो महिलाएं हिम्मत जुटाकर आगे आईं, वह इंसाफ के नाम पर सजा ही काट रही हैं, जबकि जिन्हें सजा मिलनी चाहिए थी वह चैन की सांस ले रहे हैं। दोस्तों, आपके इस पर क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस सच्चाई को सभी के साथ शेयर करें, ताकि सभी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।